हाँ जी तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके सामने ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 9.3 जो कि हमारे पास प्रोपोर्शनल इंटीग्रेटर कंपेंसेटर के बारे में है, जिसके अंदर हम पीआई कंट्रोलर असल में डिज़ाइन करने वाले हैं। देखिए वो कह रहा है कि फॉर द कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन अ पीआई कंपेंसेटर फॉर द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस, यानी कि दिए गए आपने ट्रांसफ़र फंक्शन को कंट्रोल करना है, यानी कि एक सिस्टम को कंट्रोल करना है जिसकी आपको ये लेबल डायग्राम नज़र आ रही है। वो कह रहा है बच्चों कि जीसी ऑफ एस आपने मालूम करना। सबसे पहले तो हम इसकी बच्चों आपको वो इक्वेशन याद दिला दें जो मैंने आपको करवाई थी इन द प्रीवियस लेक्चर। जस्ट आपको दिखाया गया था कि इसमें आप दो चीज़ें ना, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के लिए प्रोपोर्शनल यानी कि प्रोपोर्शनल के जो आपके पास कंट्रोलर है उसके लिए प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आ जाएगा, और इंटीग्रेटर कंट्रोलर के लिए हमारे पास इंटीग्रेटर कांस्टेंट आ जाएगा विद इट्स फ्रिक्वेंसी के आई डिवाइडेड बाय एस। इस तरह से अब इसको जो आपको याद होगा, ये कुछ हम स्टेप्स इस तरह के करते हैं, इसका एलसीएम आ जाता है और ये आ जाता है एस के पी प्लस के आई। अब इन दोनों में से हमने क्या करना है, हमने एस को अकेला बनाना है यहाँ पे, तो डेट्स वाई हम इसमें से एस कॉमन ले लेते होते हैं। ठीक है जी, सॉरी एस कॉमन नहीं लेते, के पी कॉमन ले लेते होते हैं। के पी कॉमन लेते हैं तो अंदर हमारे पास रह जाता है यहाँ पे एस प्लस के आई डिवाइडेड बाई के पी। ठीक है, और बटे में हमारे पास एक एस है, यानी अब हम यहाँ पे लेट कर लेते होते हैं, लेट करते हैं जी नॉट इज़ इक्वल टू के आई ओवर के पी। ये कुछ चीज़ें हैं बच्चों जो आपने याद रखनी होती हैं, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर में अगर आप भूल भी जाओ वहाँ पे आप ये कुछ स्टेप्स को फॉलो करके इन चीज़ों को याद कर सकते हो। ठीक है, पेपर में पहले ये चीज़ें कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहोगे। अब ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन कुछ इस तरह से, ये जो जी सी ऑफ एस की इक्वेशन है, यानी कि कंट्रोलर की गेन की इक्वेशन जो आपने उसको देनी है सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, के पी इंटू एस प्लस जी नॉट डिवाइडेड बाय एस। अब ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास कंट्रोलर के अंदर एक ज़ीरो है और एक पोल है। पोल ऑटोमेटिकली ज़ीरो पे यहाँ पे डन हो गया, क्योंकि अगर मैं इसकी वैल्यू ज़ीरो यहाँ पे पुट करता हूँ तो मेरे पास इन्फिनिटी आंसर आता है, अनडिफाइंड आता है। डेट्स वाई ये एक पोल है जो कि ज़ीरो पे सेट है, लेकिन जी नॉट की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी होती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कंपेंसेटर जो इंटीग्रेटर होता है और जो डिफरेंशिएटर होता है, पीडी और पीआई में क्या फ़र्क है बच्चों। पीडी में हम हमेशा जो अपना पॉइंट सेट करते हैं ना, जो हमें मतलब कि एस की वैल्यू से पॉइंट एक मिलता है स्पेसिफिक पॉइंट, जिसको हमने सेट करके हमने परपेंडिकुलर सेट किया होता है, अपना परपेंडिकुलर जिससे सेट करता है, जिसमें जैसे प्रीवियस में हमारे पास -4 पे था, तो उस पॉइंट से हमने क्या करना होता है, अपने ज़ीरो को क्या करना होता है, उससे अबव रखना होता है। ठीक है, यानी कि उससे आगे रखना होता है, उसकी वैल्यू उससे ज़्यादा रखनी होती है। जबकि यहाँ पे इंटीग्रेटर में हम क्या करेंगे, जो पॉइंट हमें मिलेगा एस की जो वैल्यू होगी जिससे परपेंडिकुलर तय होगा, उससे हमने बिलो रखना है। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा जब ये काम करता है। देखो वो कहता है आगे, अ पेयर ऑफ डोमिनेंट क्लोज लूप होल्स विद अ टाइम कांस्टेंट ऑफ 0.25 सेकंड। टाइम कांस्टेंट मींस टा की बात कर रहा है, और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था टा हमारे पास बराबर होता है 1 ओवर सिग्मा के, तो टा की वैल्यू है 0.25 सेकंड। अभी हम उसकी बात बाद में करते हैं। और दूसरी तरफ वो यहाँ पे देखें डैम्पिंग रेशियो बता रहा है, यानी कि जीटा की बात कर रहा है, जीटा इज इक्वल टू हमारे पास 0.8 है। अब देखें बच्चों, ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे टाइम कांस्टेंट का फार्मूला मैंने आपको जैसा कि बताया हमारे पास होता है 1 ओवर सिग्मा, और सिग्मा बराबर होता है 1 ओवर जीटा ओमेगा के। ठीक है, ओमेगा एन होता है ये। तो यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, देखो टाइम आपको पता है, जीटा की वैल्यू आपको पता है, यहीं से आप एक फार्मूला बनाओगे, यानी कि ओमेगा एन उधर चला गया और बटे में आ गया 1 ओवर जीटा, साथ में टा। तो टा की क्या वैल्यू है 0.25 और जीटा की क्या वैल्यू है आपके पास 0.8। हुआ क्या है, ओमेगा एन उधर चला गया, टा इधर बटे में आ गया। वैल्यूज पुट किया तो मुझे यहाँ से ओमेगा एन की वैल्यू पता चल जाएगी, जिसकी मदद से आगे मैं इसका मेन फंक्शन यानी कि इसके मेन रूट लोकस को यहाँ से डिटेक्ट कर पाऊंगा। तो 1 डिवाइडेड बाय 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.8, तो ये बच्चों मेरे पास 5 आता है, और इसका जो यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। अब आपके पास जीटा की वैल्यू है, अभी आपने पता क्या करना है, अभी आपने सिग्मा निकाल लेना है, क्योंकि आपके पास जो बच्चों एस होता है वो बराबर होता है माइनस सिग्मा डी प्लस जे ओमेगा डी, और ये प्लस माइनस होता है, इसको हम S1 नहीं बस हमने लेना होता है, जो पॉजिटिव वाला हमारे पास रूट होता है हम बस उसको डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सिग्मा डी का फार्मूला भी आपके सामने मैंने खोला है, जीटा ओमेगा एन होता है, जीटा की वैल्यू आपको पता है, और अभी अभी आपने दूसरी वैल्यू भी निकाल ली है जो कि 5 है। इन दोनों को देखिए, अगर मल्टीप्लाई देते हैं, यानी इसको मल्टीप्लाई देना ना, जीटा ओमेगा एन को दोनों को मल्टीप्लाई करना था, ओमेगा एन की 5 वैल्यू थी, जीटा की वैल्यू थी 0.8, इन दोनों को ज़रब दी तो 4 आया, यानी कि जो सिग्मा डी की हमारे पास वैल्यू है वो 4 है। तो यहाँ पे आ गया -4 प्लस
प्लस जे। और बच्चों इसकी बात करूँ ओमेगा डी की, तो ओमेगा डी का हमारे पास फार्मूला होता है ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्केयर। और ये चीज़ भी हम आपको चौथे चैप्टर में स्टडी करवा चुके हैं। इसी में वैल्यूज सारी पुट कर दो यार, आप जानते हैं जो जो वैल्यूज है 5 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा यानी कि 0.8 की वैल्यू का स्केयर। तो ये मेरे पास 3 आ रहा है, देखें 3, तो यानी ये आ गया 3j। ठीक हो गया, ये आपके सामने सब कुछ आ गया। अब हम बच्चों इस रूट की मदद से सब पूरा सिस्टम डिज़ाइन करेंगे। ज़रा चेक कीजिएगा, सबसे पहले आपने ना यहाँ पे रूट्स के लिए एक्सिस ले लेने हैं। आप वाई एक्सिस ले लें, ठीक है, वाई एक्सिस यानी कि जे ओमेगा एक्सिस। और दूसरे नंबर पे आपने ले लेना है यहाँ पे सिग्मा का एक्सिस, जिसे हम असल में जानते हैं किस नाम से, एक्स प्राइम एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 0 वैल्यू है। अब देखो यार मैं आपको सिंपल बताता हूँ, 0 के बाद 1 होगा, -1 सॉरी, क्योंकि ये माइनस का एक्सिस होता है, एक्स प्राइम का एक्सिस है ना, -3 -4 -5 सो ऑन ऐसी। मुझे -7 तक जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा पोल आखिरी -7 पे है। ठीक है जी। और दूसरी तरफ मैं यहाँ पे इसके यानी कि वाई एक्सिस की बात करूँ तो वो मैं बच्चों रख लेता हूँ, देखो 1j, क्योंकि ये j के साथ होते हैं, 2j, और ये मेरा आ गया 3j। ठीक है बच्चों, अभी हम इस पॉइंट को लोकेट करेंगे, कहाँ पे बनता है, देखो सिग्मा डी के एक्सिस की -4 वैल्यू ये यहाँ पे बन जाए, ये क्योंकि ये सिग्मा डी का एक्सिस होता है बच्चों, ये सिग्मा डी होता है, -4 यहाँ। और इसी के अकॉर्डिंग देखूँ तो वाई एक्सिस का j3 यानी यहाँ पे इसको लोकेट करता हूँ तो ये यहाँ पे पॉइंट बनता है, यानी देखा जाए तो ऐसे कुछ। ठीक हो गया बच्चों, ये हमने पॉइंट ढूंढ लिया जो हमारा मेन पॉइंट है। ये डॉटेड लाइन इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि ये आपके किसी काम की नहीं है, इसको बस हमने डिटेक्ट करने के लिए ड्रा किया। मेन जो काम की आपकी लाइंस होंगी वो उनको मैं एग्जैक्ट ड्रा करूंगा मेन चीज़ से। सबसे पहले आपने पोल्स डिटेक्ट करने अपने, देखो बच्चों पोल्स और जीरोस को यहाँ पे मेंशन करना है जो आपके बनते हैं। देखो सबसे पहले मैं ना इस जीरो की बात नहीं करूँगा अभी, क्योंकि Z0 जो है ना इसको हमने क्या करना है, इस पॉइंट से बिलो रखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो आपका रूट आएगा उससे बिलो रखोगे PI यानी PI कंपेंसेटर में। PD होता तो हम इस पॉइंट से आगे कहीं पे रखते, यानी हम उसको यहाँ कहीं पे 0 को रख लेते, लेकिन PI के अंदर हमने उसको इस 0 को डिटेक्ट करना है पीछे, यानी हमने इसको इससे पीछे रखना है। अब ज़रा गौर से बात सुन लें बच्चों, 2 पोल्स तो हमारे इस गेन के हैं जो हमारा सिस्टम का गेन है, जो कि है S+3 और S+7, यानी कि -3 और -7 पे हमारे पोल बन रहे हैं। ठीक है, -3 पे डिटेक्ट कर दो, ये -3 क्रॉस के साथ डिटेक्ट करते होते हैं, और एक -7 पे, ये हमारे 2 पोल्स आ गए सिस्टम के। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पे पोल होता है जो कि हमारा कंट्रोलर की वजह से बनेगा, क्योंकि कंट्रोलर, देखो कंट्रोलर भी उस गेन में शामिल होगा बच्चों जब, तो उसके बटे में देखो S होगा, और अगर मैं S की वैल्यू 0 भी पुट करूंगा तब भी मेरे पास इन्फिनिटी आंसर आ रहा होगा गेन्स में। ठीक है, तो दैट्स वाई मेरे पास 0 के ऊपर भी एक पोल बनता है जो कि मेरे पास कंट्रोलर की वजह से आता है। अब मैं बात कर लेता हूं किस चीज़ की बच्चों, उसकी, ये Z0 की। Z0 आपको मैंने बताया जो पॉइंट आप डिटेक्ट करोगे उससे पीछे रखोगे PI के अंदर, यानी यहाँ पे मैं कह देता हूँ यहाँ कहीं पे मेरा बनता है Z0। वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, इट डज नॉट मैटर। बट अभी हम बात कर रहे हैं, यानी कि ये कह ले बच्चों जस्ट लाइक लेटिंग समथिंग। ठीक है, मैं इसको लेट कर रहा हूँ कि ये यहीं कहीं पे होगा। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ Z0 -Z0। ठीक है जी, अब इसको आपने मिला लेना है, सब पॉइंट्स को इसके साथ अटैच करना है, इस पॉइंट के साथ। जैसे आपने प्रीवियस में बच्चों किया था, इस पॉइंट को भी अटैच कर देंगे, इस 0 को भी आप अटैच करोगे। ठीक हो गया बच्चों, उसके बाद इस पॉइंट को भी अटैच करोगे। ओके हो गया। अब इन सब के लेंथ्स आपने मालूम करनी है, तो सबसे पहले इस पोल की लेंथ का मैं नाम रख देता हूँ L1, इसका नाम रख देता हूँ L2, इसका नाम रख देता हूँ L3। ठीक है, अब ये थोड़ा करीब करीब आ गया तो इसको ऐसे छोटा करके लिख रहा हूँ L3, और इसका नाम रख देते हैं L4।
तो देखो देखो बच्चों, इसी के साथ साथ आपने एंगल्स के नाम्स भी इनके रख देना है। देखो इसका आपने ना ओरिजिन से चेक करना है। ये जो बच्चों पहला एंगल होता है ना, हमेशा जो जीरो पे ओरिजिन पे बिल्कुल होता है, 0 पॉइंट पे पोल होता है, उसका जो एंगल होता है आप हमेशा इस साइड से डिटेक्ट करते हो, ऐसे यहाँ से एंगल आ रहा होता है वो, ठीक है, इस तरह से। तो उसको डिटेक्ट करने का तरीका मैंने बताया, वो 180 डिग्री में से उसका एंगल माइनस करते हैं। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ θ1, ठीक है, एंगल्स के भी नाम रख दो। L2 का जो एंगल होगा उसका नाम हम रखेंगे θ2। तो वो यहाँ पे देखें थोड़ी कम जगह तो रखने नहीं हो रहा, इसका मैं नाम ऐसे करके रख रहा हूँ, देखो ज़रा गौर कीजिएगा। ये हमारा θ2 यार आ गया, ठीक है, और फिर ये आगे θ3 हो गया, ठीक है, उसके बाद ये θ4 होगा। ये थोड़ी थोड़ी कम जगह बच्चों, इसको मैं अलहदा भी बनाने वाला हूँ शेप्स को, आपको पता है मेरा ये तरीकाकार ही है आपको समझाने का, मैं शेप्स अलहदा बनाता हूँ। तो पहले मैं बच्चों L1 को कैलकुलेट करने के लिए उसकी शेप, ये जो ट्रायंगल है उसको बनाना चाहूँगा। आपने इस लाइन का इस्तेमाल करना है, ये जो बिल्कुल परपेंडिकुलर बना रही है, क्योंकि आप कोशिश करो कि 90 डिग्री यानी कि फिसागोरस थ्योरम की मदद से इनकी लेंथ्स को फाइंड आउट करो। अब देखो ये जो 90 डिग्री का एंगल है ये -4 पे फिट है, तो आपने -4 की ही लाइन बार बार लेनी है। देखें मैं यहाँ पे ये लाइन लेने लगा, ज़रा गौर कीजिएगा। तो बच्चों ये लाइन कहाँ पे है, -4 पे। तो इसकी अगर मैं बात करूँ इसके वर्टिकल कितनी इसकी लेंथ है, वो है 3, यानी कि इसके परपेंडिकुलर की लेंथ है 3। और अगर मैं इसके पॉइंट की बात करूं, यानी ये जो मेरा पॉइंट है जिस पोल को मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, उस पॉइंट से लेके इसका कितना डिस्टेंस है, वो कितना बनता है देखें ज़रा। -4 बच्चों 0 से कितना दूर है, 4 यानी लेंथ बनती है 4 मीटर कह लो, सेंटीमीटर कह लो, अब हमें नहीं पता, इसका यूनिट हमने तो रखा नहीं हुआ। तो यानी यहाँ पे इसकी बेस का जो मतलब कि डिस्टेंस बनता है वो 4 बनता है, इस 0 से इस -4 का, यानी कि जो आपका रूट होगा ना बच्चों, रूट, अब मैं डायरेक्ट रूट की बात करूँगा। आपने अपने इस पोल से रूट का डिस्टेंस कैलकुलेट करना था, जो कि 4 आ रहा था। देखो 0 से -4 तक, यानी कि आप -4 तक गए, यानी कि आपने 4 कदम चले हैं, तो 4 का डिस्टेंस आ रहा था, तो ये मैंने सेट कर दिया। अब मैं L1 यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ बाय यूजिंग फिसागोरस थ्योरम। तो फिसागोरस थ्योरम आप सबको पता है यार, ये आपका परपेंडिकुलर होता है, ये आपकी बेस होती है। फिसागोरस थ्योरम कहता है आप जब हाइपोटेनियस निकालना चाहिए, यानी कि L1 निकालना चाहिए, हाइपोटेनियस आपकी टेढ़ी लाइन स्लोप, तो फार्मूला है सीधा सीधा a² + b² अंडर रूट, यानी कि इन दोनों का स्क्वायर और अंडर रूट। तो ये ऐसे आएगा, देखो L1 आपके सामने निकालने लगो, L1 अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये आ जाता होता है बच्चों हमारे पास 9 + 16 25 और 5 आती है ये लेंथ, ठीक है। अब हम बात करते हैं L2 कैसे कैलकुलेट करेंगे। बच्चों आप ये 0 की लेंथ कैलकुलेट नहीं कर सकते अभी, जो आपको ये पता ही नहीं है, क्योंकि बच्चों देखो आपने अभी यहाँ पे इसका नाम -Z0 रखा हुआ है, यानी आपको ये नहीं पता ये -Z0 इस रूट, ये जो आपके पास ये वाला रूट आया हुआ है S1, इससे कितने मतलब फासले पर है आपको ये नहीं पता। डेट्स वाई आप इसको फाइंड आउट नहीं करोगे, बाकी सारी लेंथ्स को तो फाइंड आउट करोगे ना, तो उनको पहले हम फाइंड आउट कर रहे हैं। अभी मैं L2 की बात करूँ, इसकी शेप बच्चों कैसे ड्रा होगी, देखें L2 की वैसे ही एक लाइन आ जाएगी, जैसे ये टेढ़ी आपको नज़र आ रही है, ये देखो L2 ऐसे है, ये हमारे मतलब किसके अंदर यार, ये शेप के अंदर। और देखो ये -3 से -4 तक है, मतलब ये इसका ये L2 जो है ना -3 पे है हमारा, और इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चेक करें, ये जो हमारा बेस बन रहा है वो कितने का बनेगा, हमने -4 तक यानी कि रूट तक का इसका डिस्टेंस देखना, -3 से -4 यानी सिर्फ एक कदम हमने चला है, इसका मतलब इसकी बेस की वैल्यू 1 है। और इसके परपेंडिकुलर की वैल्यू बच्चों, परपेंडिकुलर की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी हर डायग्राम में, जो कि हमारे पास है ही 3, ठीक है, ये सेम रहेगी। तो अब आप इसका भी मतलब कि L निकाल लो, L ये L3 है, ये L2 है। तो L2 क्या आएगा बच्चों, सिंपल मैंने आपको बता दिया, L2 आपके पास आ जाएगा, देखें वही फार्मूला, यानी L2 अंडर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो कि आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट 10 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब बच्चों मैंने बताया L3 हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर हद से ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे, उसकी वैसे मैं डायग्राम आपको ड्रा करके दे देता हूँ, या चलो यार करके दे देता हूँ। ये देखो ये मेरा L3 है जिसे मैंने कैलकुलेट करना है, और ये मेरा वो 4 वाला पॉइंट है -4, ठीक है। मुझे इसकी वर्टिकल डिस्टेंस पता है, वो वर्टिकल डिस्टेंस आपके लिए सेम है जो कि 3 है, बट इसके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का अब नहीं पता, क्योंकि -4 से -Z0 तक मैंने कितने कदम चले हैं मुझे नहीं पता। तो इसको मैं एक वेरिएबल का नाम दे देता हूँ, जो मुझे अभी मालूम करने के लिए इसका कहने मज़ीद अभी मुआयना करना पड़ेगा, जो कि एक तरीका कार है जो मैं प्रीवियस में PD में समझा चुका हूँ। तो लिहाजा अभी इसको आप डायग्राम को साइड पर करो,
अभी हम ये फोर्थ डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं L4 को फाइंड आउट करने के लिए। ज़रा देखो ये लाइन फिर से ऐसे वर्टिकल सेम टू सेम रहेगी, जो कि हमारे पास कितनी है, 3 है। ये इसकी टेरी लाइन आ गई L4 वाली, ठीक है। और अब चेक करो बच्चों, हमने 4 से लेके 7 तक का डिस्टेंस कवर किया, तो इसकी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है कितने की होगी, यानी कि मैंने 3 कदम चले हैं, यानी कि ये 3 है। तो लिहाजा ये आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए L4 वही तरीकाकार यार, फिसागोरस थ्योरम लगाओगे, √3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा √18, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब मुझे लेंथ्स का तो पता चल गया, लेकिन एक लेंथ अभी भी मेरे लिए क्या है, अननोन है L3। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए मैं पता क्या करूँगा, मैं एंगल्स मालूम करूँगा, इसीलिए मैंने थीटास मेंशन कर दिए थे। तो इन सब के एंगल्स, आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी, हमने वो प्रॉपर्टी स्टडी की थी लास्ट क्वेश्चंस में। मैं फिर से यहाँ पे उस चीज़ को कहने एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मैंने ये प्रीवियस वीडियो में बता दिया हुआ है कि sum of angle of zeros minus sum of angle of poles is equal to 180 degree in the last of our chapter 8 रूट लॉकस के चैप्टर में। तो यही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए हम इस अननोन एंगल को फाइंड आउट करेंगे। ये जो हमारे पास थीटा Z0 एंगल होगा, ठीक है बच्चों, यानी कि थीटा यहाँ पे 3 है, वो थीटा 3 कहला रहा है। तो इसके एंगल को फाइंड आउट करके हम इसके x को फाइंड आउट कर लेंगे, x की ही मदद से L3 फाइंड आउट हो जाएगा, बाकी फिर हमारा काम सेटल हो जाएगा, यानी कि सारे काम डन होने लग पड़ेंगे। तो बच्चों मैंने एक चीज़ का अंदाज़ा लगाया, ये जो GCFS जिस फॉर्म में पढ़ा होता है ना, ठीक है, उसका कांस्टेंट हमें पहले मिलना होता है। अब GCFS देखो KD यानी कि जो अपना PD था, PD में यहाँ पे KD कॉमन पड़ा हुआ था और S प्लस Z0 था, लेकिन KD था इक्वेशन में, डेट्स वाई पहले वहाँ पे जो हम प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है वो फार्मूले की मदद से निकालते थे, वो हमने प्रोपोर्शनल कांस्टेंट तब निकाला जब GCFS बराबर ही सिर्फ KP के था। जब इसकी इक्वेशन ये में यहाँ पे सिर्फ KD और S प्लस Z0 था, तो हमने KD निकाला, और यहाँ पे अभी फिर KP आ गया, तो अब हम KP ही निकालेंगे, बाद में KI निकाला जाएगा Z0 के फार्मूले से, ठीक है। तो देखें, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले बच्चों वो प्रॉपर्टी तो आपको समझ आ गई ना, सम ऑफ एंगल ऑफ जीरोस माइनस सम ऑफ एंगल ऑफ पोल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सम ऑफ एंगल ऑफ जीरोस क्या है, सिर्फ एक ही जीरो है जिसका एंगल है θ3, तो उसका सम मतलब कि एक ही एंगल आ जाएगा θ3 माइनस सम ऑफ एंगल ऑफ जीरोस। अब मुझे सारे एंगल इसके अंदर, सॉरी सम ऑफ एंगल ऑफ पोल्स, यहाँ पे मुझे सब पोल्स के एंगल्स लिखने हैं। देखो बच्चों, जो मेरे पास एंगल्स हैं पोल्स के, सबसे पहला एंगल है देखो θ1 है, फिर θ2 और फिर θ4 है, यानी कि 3 किस्म के एंगल है, θ1 प्लस θ2 प्लस θ4, ये 3 किस्म के एंगल, ये 180 डिग्री के बराबर है, ये हमें कहा जा रहा है, ठीक है। तो देखो θ3 माइनस इंटू, अब θ1 को फाइंड आउट करने का थोड़ा लॉजिकल वे है। देखो बच्चों, ये जो एंगल है ना, इसको कैलकुलेट करना तो हमने वैसे ही टैन की प्रॉपर्टी से, टैन को आपको पता है टैन थीटा हमारे पास बराबर होता है परपेंडिकुलर अवर बेस के, तो लिहाजा थीटा किसके बराबर हुआ, टैन इनवर्स परपेंडिकुलर अवर बेस के, ठीक है। तो इस तरह से थीटा मालूम होगा, बाकी सब के लिए इजी है, लेकिन θ1 को मालूम करने के लिए ये जो पोल आपका एग्जैक्ट ओरिजिन पे होता है, उसको मालूम करने के लिए आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाओगे कि आपको इसको लाई करवाना पड़ेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अभी ये जिस लिहाज से ड्रा हुआ उस लिहाज से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल की तरह, यानी कि इसका एंगल इतना लोअर लेवल पे है, तो उसको इसमें लाई करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 180 डिग्री में से इसका जो एंगल आ रहा होता है टैन इनवर्स करने से उसको माइनस कर रहे होते हैं, यानी कि θ1 बराबर होगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस टैन इनवर्स P/B। अब इसके केस में बच्चों, ये जो आपने L1 जहां पे फाइंड आउट की हुई है, उसके केस में परपेंडिकुलर क्या था, ये देखें, ये शेप हमने इसीलिए अलहदा से ड्रा की हुई है। ये सारा आपका रफ अमल है, लेकिन आपके काम बहुत आता है, आप इस तरह से रफ अमल में लाजमी रखिएगा। इसके अंदर परपेंडिकुलर हमारे पास 3 और बेस हमारे पास 4 है, यानी कि इसके लिए फार्मूला होगा 3/4, तो ये आपके पास बन गया θ1। अब θ2 की बात करूं तो ये डायरेक्ट टैन इनवर्स आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं इसी क्वाड्रेंट में, तो इसका मसला नहीं है। तो θ2 के केस में हमारे पास यानी कि L2 की बात हो रही है, L2 के केस में परपेंडिकुलर 3 था और बेस हमारे पास 1 थी, यानी कि 3/1, और उसके बाद θ4 आता है, तो यानी L4 की बात हो रही है। L4 के केस में देखो परपेंडिकुलर 3 यानी कि दोनों सेम है, बेस और परपेंडिकुलर, ये 3/3 आ जाएगा, ये आपके पास आ गया इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको कैलकुलेट आपने कर लेना है, θ3 देखो बच्चों, इन सब का जो भी आएगा मैं इसको निकालता हूँ कैलकुलेटर पे। सबसे पहले मैं करूँगा 180 डिग्री माइनस टैन इनवर्स 3/4, ठीक है जी, ये करूँगा,
फिर इसमें प्लस करूँगा tan इनवर्स 3 ही हो जाएगा, ये 3/1 3 ही होता है। फिर इसमें प्लस करूँगा tan इनवर्स 1 जो कि 45 डिग्री होता है, डायरेक्ट ही लिख देता हूँ। तो ये बच्चों आता है 259.69। देखो ये आया होगा 259.69 माइनस 259.69, उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। यानी 180 डिग्री में जमा होगा 259.69 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ज़रा गौर करना है, θ3 मेरे पास आ रहा है, देखिए इसमें प्लस 180 करता हूँ तो मेरे पास ये आता है, ये शायद गलती तो नहीं मैं कर रहा, मैं इसमें से माइनस करता हूँ इसको, पहले 259 है, इसमें जब मैंने प्लस किया 180 डिग्री तो देखो मेरे पास आ रहा है 439.69 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब ये एंगल जो है ना, ये ऐसे ही है जैसे एक चक्कर मुकम्मल हुआ और उसके बाद कुछ एंगल कवर किया हुआ है हमारी बॉडी ने, तो हमने इसको ना अप्रॉक्सीमेशन के बराबर कर लेना, यानी इसमें से आप 360 डिग्री माइनस कर सकते हो, यानी कि एक पूरा चक्कर सर्कल का, तो वो आपने माइनस करना है। ये मैथ के जो एग्जीक्यूटर होते हैं वो इस चीज़ को काफ़ी बखूबी तरीके से जानते हैं। ये आता है बच्चों, इसमें से जब 360 डिग्री माइनस करें यानी एक चक्कर निकाल दे तो वो इतनी डिग्री आता है। आप दोनों पे चेक कर सकते हो, आपको आंसर सेम ही मिलेंगे। अब आपको ये मिल गया ना, θ3 आपको मिल गया, तो आप tan की वही यार देखो tan थीटा वाली प्रॉपर्टी से आप x को फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि इसकी शेप के अंदर आपके पास बेस x है और आपके पास परपेंडिकुलर 3 है, तो लिहाजा देखें मैं वही प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूंगा, मेरे पास आ जाएगा tan θ3, ठीक है। इस शेप की अब बात हो रही है, इसके अंदर मेरे पास θ3 है, ठीक हो गया। तो देखो tan θ3 बराबर आ गया परपेंडिकुलर अवर बेस, परपेंडिकुलर है 3 और बेस है मेरे पास x, ठीक है। ये परपेंडिकुलर अवर बेस हो गया, इन दोनों को रिप्लेस करो और आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो x इज इक्वल टू 3 अवर tan θ3 जो कि 79.67 डिग्री है। इसको कैलकुलेटर पे पुट करो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो 3 डिवाइडेड बाय tan 79.67 डिग्री, तो ये बच्चों मेरे पास आ रहा है 0.55 कह लो, इतना ही अप्रॉक्सीमेट बनता है, ठीक है। तो अब मुझे x मिल गया ना, तो मैं इजीली x की मदद से अपने z को लोकेट कर सकता हूँ। देखो ज़रा गौर कीजिएगा, x का मतलब ये है, ये वो बच्चों डिस्टेंस है x जितने यानी कि मेरा जी नॉट, मैंने आपको बताया था जी नॉट 4 से कुछ दर्जे पीछे है, मुझे ये पता चला था। तो अगर मैं 4 में से ये माइनस कर देता हूँ x की वैल्यू को, तो मुझे पता चल जाएगा मेरा जी नॉट किस जगह पे है इस वक्त, ठीक है। तो लिहाजा मैं क्या करूँगा, मेरे पास फार्मूला आ जाएगा, देखो जी नॉट को लोकेट करने का, जी नॉट इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, ये फार्मूला आएगा। तो 4 माइनस एक्स करके देख ले क्या आता है, 4 माइनस 0.55 विच इज इक्वल टू, तो ये बच्चों आता है आपके पास 3.45, ठीक है। यानी कि इस लोकेशन पे आपका जीरो पड़ा हुआ था 3.45 के ऊपर, ठीक है। अभी आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अभी तो आपको बस बता दिया ना जी नॉट कहाँ पे है, जी नॉट आपका डन हो गया। यानी कि अब अभी अगर आप उसमें पुटिंग करना चाहो ना, इसको अगर आप पुट करके देना चाहो तो केपी अभी वैसे फाइंड आउट कर लेना चाहिए। तो केपी को फाइंड आउट करने का तरीका ये है बच्चों, आप L3 को पहले फाइंड आउट कर लो जो आपकी रह गई हुई है। L3 कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो L3 को अगर मुझे फाइंड आउट करना है, ये L3 है, तो अंडर रूट ऑफ आ जाएगा बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर, परपेंडिकुलर 3 है, 3 का स्केयर आ गया, ठीक है। और बेस मेरे पास x है जिसका हमारे पास वैल्यू आया हुआ है 0.55, यानी कि 0.55 का होल स्केयर आ जाएगा विच इज इक्वल टू, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम, तो अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 0.55 का स्केयर, तो ये बच्चों मेरे पास L3 की वैल्यू आ गया 3.05, ठीक है जी। L3 मेरे पास आ गया। आप सिंपल है देखें, सारी लेंथ आपके पास है, ये आपके पास लेंथ ऑफ जीरो है, वो लेंथ ऑफ आपके पास पोल्स हैं, तो आप फार्मूला लगाओगे। अब आपका फाइंड आउट होगा केपी के लिए फार्मूला लगेगा, आपको फार्मूला अब याद होगा वो वाला, प्रोडक्ट ऑफ पोल्स लेंथ डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेंथ। तो यहाँ पे पोल्स की लेंथ बच्चों कौन कौन सी है, पोल L1 L2 और L4, ये तीनों पोल्स की लेंथ है, L3 जीरो की लेंथ है, तो इन तीनों का प्रोडक्ट ऊपर आएगा, यानी L1 मल्टीप्लाई बाय L2 मल्टीप्लाई बाय L4 और बटे में आएगा जीरो लेंथ जो कि है ही एक। तो इसमें वैल्यूज पुट करो, सारी वैल्यूज यार आप सब जानते हैं, मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर को देता हूँ। देखो 5 मल्टीप्लाई बाय वो देखो अंडर रूट 10 मल्टीप्लाई बाय 18, बीच में लिख दो तो एक ही बात है क्योंकि दोनों के ऊपर अंडर रूट ही है, तो डिवाइडेड बाय 3.05, तो ये बच्चों आपके पास आ जाती है 22 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है।
तो यानी केपी की वैल्यू आपके पास 22 है। तो जैसा कि आप जानते हो केपी आपको मालूम हो गया, तो अभी आप जीसीएफएस को लिख सकते हो, लिखना चाहो तो जीसीएफएस इज इक्वल टू आपके पास क्या था वो देखें, वो लिखा हुआ है, नज़र नहीं आ रहा, देखें ये केपी इंटू एस प्लस जी नाट ओवर एस। तो यहाँ पे मैं अगर पुट करता हूँ, देखो केपी की वैल्यू है 22 इंटू एस प्लस जी नाट की वैल्यू आपके पास 3.45 है, ठीक है। और उसके बाद बटे में एस आ गया, तो ये आपका जीसीएफएस बन गया। अगर अब आप यहाँ पे के आई की वैल्यू फाइंड आउट करके उसको सिंपल जीसीएफएस लिखना चाहते हो, ये तो सिंपल ये था ना थोड़ा कैलकुलेशंस के बाद। अगर आप सिंपल फॉर्म में लिखना चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो, पहले के आई को फाइंड आउट कर लो। जैसा कि आप जानते हैं जी नाट का फार्मूला जो हमारे पास आया था वो था के आई डिवाइडेड बाई के पी, यही फार्मूला था ना। तो आपने के आई को कैलकुलेट कर लेना, के आई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा जी नाट मल्टीप्लाई बाय के पी। जी नाट की वैल्यू है 3.45 और मल्टीप्लाई बाय के पी करेंगे जो कि हमारे पास कितना है, यहाँ पे के पी हमारे पास बराबर है 22 के, तो 22 से ज़रब दे देंगे। तो ये बच्चों आ जाता है 75.9। अगर आप इसको लिखना चाहते हो मेन जीसीएफएस की फॉर्म में, जिसमें आपको पता सिर्फ ये मैं ना आपको बता रहा हूँ जीसीएफएस की कई फॉर्म्स हैं। एक तो ये थी जिसमें आपके पास ये फॉर्म आ जाती होती है, ठीक है, और एक ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है जिसमें आपको लिखना लाजमी होता है, थोड़ा मतलब कि थोड़ा ज़रूरी होता है। तो के पी प्लस के आई ओवर एस, तो के पी की कितनी वैल्यू आई हुई है 22 प्लस के आई ओवर एस, के आई की वैल्यू है 75.9, तो डिवाइडेड बाय एस, ये आपके पास आपका आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अभी मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।